अभी हम 8 बजे तक के लिए बैठे थे। अवसरवादिता एक वो विषाणु है जो अपने हिसाब से कई चीजों को खा जाता है, परिभाषा बदल देता है। हकीकत यही है कि हम अवसरवादिता में जी रहे हैं। सबसे बड़ा सत्य ये है, हम अपने सुविधाओं के हिसाब से अपनी अपनी बातों को मेरे ख्याल से मिश्रा साहब ने जो बात करी थी उसका दूसरा पहलू शायद अवसरवादिता ही आ रहा है। बिल्कुल यही सत्य है। हाँ, अवसरवादिता ही है। अब जैसे जैसे जिसकी जिसकी जो सुविधाएं हैं, अब जैसे इन्होंने एक चर्चा की थी आलोक जी ने। आलोक जी, आपको ये समझना चाहिए कि उस जो हमारे सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, उस भारत में और इस सोने की चिड़िया जो हम समझना चाह रहे हैं इंडिया, इसमें क्या फर्क था? उसमें गुरुकुल था, इसमें गुरुकुल नहीं है। उस गुरुकुल में राजा और रंक एक साथ रहते थे। उस गुरुकुल का गुरु भिक्षा मांग के शिक्षा देता था। उसी गुरुकुल में अंगूठा मांग लिया था। और हाँ, अच्छाई बुराई सब जगह रही है। नहीं, आज भी वही है। कहने का मतलब यह है कि उसमें और इसमें एक आधारभूत अंतर है कि उसमें एक गुरुकुल था और आज के अवसरवाद में सुविधाएं अपने हिसाब से। आज भी वास्तविकता यही कि मानसिक गुलाम है। ये एकदम कटु सत्य है कि हम मानसिक गुलाम है। दूसरे की तरफ देख करके आज छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं कि अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि हमारी योग्यताएं जिसको अमेरिका भी मान रहा है, तो निश्चित तो कुछ तो हम में ऐसा है जिसे वो स्वीकार रहा है। तो स्वयं को स्वयं स्थापित करना पड़ता है। मेरा नाम दुलीचंद सोनी है, ये मेरे को बताना पड़ता है। यही प्रकृति की रीत है कि स्वयं को स्वयं स्थापित करना पड़ता है। हम स्थापित करने की विधि भूल चुके। हम 3 किलो के वजन से बच्चे को लाद देते कि बेटा गुलामी इसका नाम है, सीख। और जब बड़ा होता है तो नौकरी करूंगा पैकेज वाली। ये गुलामी की परिशोधित भाषा, यह है गुलामी की परिशोधित भाषा। इस ढंग से गुलाम बना रहे। हमारी अपनी संस्कृत को मान रहे हैं कि कंप्यूटर की सबसे अच्छी लैंग्वेज। अरे अपने शोध को, अपने सॉफ्टवेयर को अपनी भाषा में विकसित करके लाद दो। बोलो हमें यही भाषा आती है, नहीं आती हमें दूसरी भाषा का। स्वयं को स्थापित करो तो सही, अपने आप को स्थापित करो तो सही कि सॉफ्टवेयर यदि चाहिए तो हिंदी भाषा में। आपकी इस भाषा पे एक बात करूं, राजस्थानी भाषा को शायद 14 साल हो गए इस राजस्थान में लड़ाई लड़ते हुए कि राजस्थानी भाषा का अस्तित्व कहीं चाहिए, और हम उसी राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको आपने भी वोट दिया, मैंने भी वोट दिया, और उन्हीं लोगों के बीच हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस राजस्थानी भाषा को कहीं प्रभुत्व मिले। अपने विचार में भिन्नता एक सांसारिक रूप है, प्राकृतिक रीत है। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, मेरे मैं विचारों की भिन्नता की बात नहीं कर रहा। भिन्नता हो सकती है, विचारों की भिन्नता की बात नहीं कर रहा मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि हम भारत और इंडिया के बीच की जो पटाव है। दिखा रहा हूँ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, युवा वर्ग को उसको समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। गति की बातें, सभ्यता की बातें, 2020 में हम विश्व में राज करेंगे या विश्व में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। कैसे भाई? ये झूठ कब से, किससे, कितने दिन और क्यों, कैसे कर लेंगे? गति बिना प्रगति कैसे? भारत की गति घट रही है आबादी के चलते और हम कर रहे हैं गति की बातें। यह कैसे संभव है? रेल की गति जो 60 किलोमीटर रफ्तार हुआ करती थी वो 50 से भी नीचे आ चुकी। औसत गति नहीं, इसको झूठ मत बोलिए। एक भी ट्रेन सही टाइम से नहीं पहुंच रही है। प्लीज ना विषय को भटकाइए मत। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, मेरी सोच है, समझ रहे हैं मेरी बात। और रेल के यातायात देख लीजिए, धीरे 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 रेंगने लगा। सड़क के यातायात को हो सकता है आप नकार दें, लेकिन समय इस बात का प्रमाण बनेगा। देखते जाइए, समय इस बात का प्रमाण बनेगा। नहीं, वो उनकी अपनी मान्यता है। मैं अपने विचार थोप क्या बच्चे जो मैं सिखा रहा हूँ उनको, उसी के सिखाए बस। दूसरी तरफ देखिए, अवसरवाद की मैं दिखाता हूँ। हम कहते हैं भारत और इंडिया। मैंने तो विश्व के मानचित्र पर भारत देखा नहीं भाई, मैंने तो इंडिया ही देखा है। इंडिया दैट इज भारत। ये संविधान कहता है, विदेश नहीं। ये संविधान कहता होगा, विदेश नहीं। चेन्नई को, मद्रास को चेन्नई किया जा सकता है, कलकत्ता को कोलकाता, बॉम्बे को मुंबई, लेकिन इंडिया को भारत करने का, कहने का जज्बा दिखाई देता नहीं। बड़े विचित्र बात है। इंडिया को भारत कहने की बात न दिखाई देती है न सुनाई। ये कौन सी विधि है?
ये कैसा भारत और कैसी इंडिया, ये कौन सी बहस। पहले इंडिया को भारत को स्थापित करें, सबसे पहले दिशा, एक जिसका केंद्र बिंदु जहां है उसको पहले वहां से तो स्थापित करें। मैं ज्यादा और नहीं लूंगा, शायद मेरे से नहीं, आपकी सारी बातों से हम कहीं ना कहीं अस्तित्व रखते हैं। ये माइक ले लीजिए। मैं अंतिम दौर में केवल, क्योंकि अब मुझे भी न्यूज रूम तक पहुंचना है, और हाँ आप कर लीजिए। नहीं आ रही आवाज, आ रही वैसी कर दीजिए। युवाओं की आवाज तो कहीं पे भी पहुंच जाती है। शुक्रिया। कुछ बातें यहाँ पर हुई, उसी के बारे में अपने विचार संक्षेप में दूंगा। उसके बाद हिमांशु जी को एक सवाल है। हमारे मेरे पास ही साथ में बैठे थे, तो उन्होंने माइक दे दीजिए साहब। हाँ, मैं कह रहा था कि कुछ बातें यहाँ पे हुई जिनसे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था, सहज था, तो मैं उस पर अपने बहुत संक्षेप में विचार रखूंगा और उसके बाद सवाल हिमांशु जी पे। हमारे पास साथी बैठे थे तो उन्होंने विमेन की स्थिति की बात कही, तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि भाई महिलाओं को ही हम हमेशा सम्मान और इज्जत उन्हीं में ही क्यों देखते हैं। वाई विमेन आर ऑलवेज द रिपोजिटरीज ऑफ ऑनर। तो एक बात तो मैं उसमें ये कहूँगा। और हम अगर बात करते हैं मनु की, तो हमें ये भी देखना होगा कि मनु को अगर हम लॉ गिवर कहते हैं कि उन्होंने हमें कानून दिया है, तो मनु ने यह भी बात लिखी है मनुस्मृति में, जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, कि अगर कोई शूद्र, और जो कि अधिकतम संख्या, अगर कोई शूद्र अगर वेदों का मंत्र जाप कर लेता है, अगर गलती से भी उसके कानों में कोई वेदों के या कोई नॉलेज का कोई चीज, कोई ज्ञान उसके कानों तक पड़ जाता है, तो उसके कानों में जलाकर शीशा भर देना चाहिए। तो हमें सोशल जस्टिस की बात करनी होगी। और मैं ये कहूँगा कि हम मनु को भी पढ़ें, हम मनुस्मृति भी पढ़ें, रामायण भी पढ़ें, लेकिन हम संविधान भी पढ़ें, यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी पढ़ें, और हम बुद्ध को भी पढ़ें, और सब कुछ पढ़ें, और फिर हम तय करें कि हमारा सच क्या है, हम किसको जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, हम अपनी अकल लगाएं। चारवाक को भी पढ़िए। आप अगर पुरानी सभ्यता की बात करते हैं, पुरानी संस्कृति की बात करते हैं, तो चारवाक को भी पढ़िए। आप कबीर को भी पढ़िए। तो दोस्तों, इसके साथ मैं अपने विचार यहीं पे विराम देता हूं। हिमांशु जी से ये सवाल था। हिमांशु जी, आप बहुत कम इस बारे में बोल पाए, जिसपे आपका सबसे ज्यादा अनुभव रहा है। मैं चाहूंगा कि आप बोलें कि आज की जो इंडस्ट्री, जिसके बारे में एक इस तरह का विचार है लोगों के मन में कि इंडस्ट्री इज ए होली काउ, इंडस्ट्री पवित्र है, इंडस्ट्री ठीक है, और सरकार ऐसी है। तो आप एक तो इंडस्ट्री का जो आज का चरित्र है उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आज की इंडस्ट्री कैसी है, माफ कीजिए। और आपने कहा कि सरकार नॉन वायलेंट, अभी नॉन वायलेंट नहीं रही है, सरकार वायलेंस कर रही है। तो इसके ऊपर भी अपने विचार रखिए। थोड़ा सा हम युवा लोग इन दोनों चीजों के बारे में जानना चाह रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, उद्योग का कहीं विरोध नहीं है। सवाल है कि देश एक है, देश के लोग एक हैं, देश के सब लोगों को बराबर अधिकार है हर चीज पर। क्योंकि जब आप कहते हैं समाज, तो दो चीजें उसमें शुरू हो जाती हैं। समाज कहते ही जंगल है, दो भेड़िए हैं, मांस का एक टुकड़ा है, जो ताकतवर भेड़िया है वो मांस का टुकड़ा उसका हो जाएगा। लेकिन जैसे ही समाज बनता है, एक रोटी है, दो लोग हैं, वो रोटी आधी आधी बढ़ती है। समाज बनते ही दो चीजें आती हैं, एक आती है बराबरी, एक आता है न्याय। अगर ये दो चीजें नहीं है तो ना तो वो समाज है, ना वो लोकतंत्र है, ना वो आजादी। औद्योगिकरण का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अगर देखें कि भारत की बनावट कैसी है, तो भारत में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आपको ऐसा उद्योग लगाना चाहिए जिसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। खादी में टोटल टेक्सटाइल में जितनी कैपिटल लगी है, उसकी 3% कैपिटल खादी में लगी है। टोटल जो कपड़ा उत्पादन में देश में पैसा लगा है, उसका 3% सिर्फ खादी में लगा है। लेकिन जो रोजगार का निर्माण हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें 70% खादी देती है, 30% बड़ी बड़ी मिलें देती हैं। आपको भारत में कपड़े को रिजर्व कर देना चाहिए था खादी सेक्टर के लिए।
आपने क्यों बड़ी बड़ी मिलों को अनुमति दी कि वो कपड़ा बनाएंगी? उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू करा और आपने फिर इंपोर्ट को वो दे दी छूट कि चाइना से कपड़ा आने दो, उसने और कमर तोड़ दी। अब तो खादी पिछले 10 सालों में खत्म कर दिया आपने, सरकार ने खत्म करी है। क्यों करी? हमारा सवाल यहीं पर है कि औद्योगिकरण उचित, लोगों की भलाई के लिए, न्यायकारी, सबको अपने में समाहित करने वाला। आप अगर विदेशी कंपनियों के लिए एक मुट्ठी भर जमात के लिए पूरी सरकार उसकी जेब में चली जाए, वो सारे देश के संसाधनों को ले ले और ऐसे उद्योग लगाए जो यहाँ की नदियों को खराब कर दें, हवा को खराब कर दें, लोगों के ऊपर हिंसा करें, लोगों पर हमला बोल दें, ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम सवाल उठा रहे हैं उससे। और इसीलिए मैं जा रहा हूं देश में, मैं नौजवानों से यही कह रहा हूं कि बॉस, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पर ये वाला डेवलपमेंट तुम्हारे खिलाफ है। तुमको फंसाया जा रहा है चूहेदानी में, तुम फंस जाओगे। तुम तो अपने बाप की जमीन भी दिलवा दोगे उद्योगपति को, दे हमको नहीं करनी खेती, इसको उद्योग, हमको तो नौकरी करनी है, और कल को वो निकाल देगा। आज आप देखिए हर जगह इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है, वो ठेके पे दे रहा है। ठेकेदार को कहता है कि तू लेबर मुझे सप्लाई कर, मैं किसी ना तो ग्रेच्युटी दूंगा, ना प्रोविडेंट फंड दूंगा, ना उसको मिनिमम सैलरी दूंगा, मुझे तो ठेका मजदूर चाहिए। हर इंडस्ट्री में ठेका मजदूर। क्यों भाई? ये क्या है? जो इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ पूंजीपति की है, मजदूर की नहीं है। मजदूर के बिना चला के दिखा दो। मजदूर से जब चलवा रहे हो तो उसका शेयर दो, उसका वो भी फायदा उठाए, तुम भी फायदा उठाओ, सारा फायदा तुम ले जाओगे। और पूंजी भी कौन से तुम्हारे बाप की है? हिंदुस्तानी बैंकों से तुमने ली है, और वो गरीबों का पैसा है बैंकों में, तो हिंदुस्तान का पैसा और प्रॉफिट ले जाओ तुम, ये गलत है। तो हम औद्योगिकरण के विरोधी नहीं है, ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हर नौजवान को पूछने चाहिए। और सबसे मुश्किल बात यह है कि नौजवान इस गलत काम में सरकार के साथ है, वो सवाल ही नहीं उठा रहा है। और ये पूंजीपतियों ने बड़ा चालाकी से इन नौजवानों को एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में भुला दिया है, इनको 2020 में फंसा दिया। मतलब कोई इशू नहीं है कि भाई आज कौन सी 2020 में क्रिकेट टीम जीतेगी, कोई इशू है, लेकिन इनके लिए यही इशू है। इनके लिए ये रॉन्ग डेवलपमेंट इशू ही नहीं है। इनके लिए आदिवासियों के ऊपर जो वायलेंस हो रही है और आदिवासी जो वायलेंस कर रहे हैं वो इशू ही नहीं है। गांव के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो नौजवान का सोच का विषय ही नहीं है। इनके सामने ये कहा जाता है कि भाई आज एक हीरोइन को करवा चौथ का चांद दिखाई दिया या नहीं, ये आज की हेडलाइन है। तो इनके चारों तरफ आर्टिफिशियल इश्यूज का एक गुलाबी पर्दा खींच दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई इंडिया बनने की होड़ में ये जो तुम्हारे रियल इश्यूज हैं, भारत मतलब क्या? भारत मतलब आप ही लोग तो सब हैं। और अगर आप ये कहते हैं हमको भारतीय होने पे सीना हमारा चौड़ा हो जाता है, आप दंतेवाड़ा के किसी आदिवासी घर में पैदा हो जाते, फिर देखते कितना सीना चौड़ा करते जब पुलिस वाला आपको पीट रहा होता। चलिए थैंक यू सर। और मैं मिश्रा साहब के बाद अंतिम दौर में आना चाहता हूँ। बाकी हमारे जितने स्पीकर थे उनके साथ मात्र दो लाइन्स में आखिरी क्रश भारत और इंडिया के बीच। बहुत अच्छा नौजवान ने सवाल किया। देखिए, ग्रामसी एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। उन्होंने कहा है कि कैपिटलिस्ट जो होता है वो कहीं भी किसी भी देश का, वो एक समाज के अंतर्गत फॉल्स कंससनेस पैदा कर देता है। और ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि हेजमनी के द्वारा एक ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा डेवलपमेंट का पैराडाइम पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो सोशल मीडिया कहिए या टेक्नोलॉजी क्रांति के द्वारा, ऐसा कर दिया गया कि केवल अमेरिका के डेवलपमेंट मॉडल को ही हम मानते हैं कि मॉडल है। अब देखिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर नहीं जानता तो मैं अशिक्षित हूं, क्योंकि शिक्षा की डिफिनीशन बदल गई है। डुवे ने बहुत अच्छी बात किया। मैं जो बात आपसे बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि हमें अपनी बुनियादी चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। 65 सालों में हमने एजुकेशन को सुधारा नहीं है। आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, सोशल साइंस में हैं, कहीं भी भारतीय राइटर्स की किताबें नहीं मिलती। तो ये आइडियोलॉजी आ कहां से रही? तो इंडिजिनस जो कल्चर हमारा है, जो इंडिजिनस ब्रेन डेवलप होता, जो साइन करता, वो हो नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं भी गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ हूं।
और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया तो मुझे सेंट स्टीफेन के बच्चों से कंपीट करना पड़ा, है ना। देखिए, सडनली एक गांव के बालक को, एक इंडियन घोड़े को आप अरबियन घोड़े से दौड़ा देते हैं। मैं बात तो उस सैनिक पर लाता हूं। देखिए, जब वो सैनिक युद्ध कर रहा है तो उसे हम पदक दे देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो राज्य धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। इसको बड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ये मार्क्स की जो थ्योरी से जुड़ी हुई है। लेकिन वो भी किस लिए सैनिक बने? वो भी किसी अमीर बाप के उस साइनिंग इंडिया से वो नहीं आते हैं। वो उसी भारत से आते हैं जहां मैं भी पैदा हुआ हूं, जहां ये भी पैदा हुए हैं, जहां ये हैं, हम सभी लोग बैठे हैं। मैं जो आपको इशू मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ी सी गंभीरता से लीजिए। लेकिन देखिए, वो भी किसके लिए फाइट कर रहे हैं? रोजी और रोटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, और उसके साथ हम फक्र से गर्व करते हैं। लेकिन एक जो आदिवासी है, वह भी किसके लिए लड़ रहा है? अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए। तब हम उसे, यही जब लड़ते हैं अपने लिए, जी मैं वहीं पर आ रहा हूं, तब हम उसे राष्ट्रद्रोह कर देते हैं। अब देखिए, ये जो झगड़े भी हैं, ये जो लड़ाई भी है, एक सीआरपीएफ भी गरीब बाप का बेटा है। ये अमीरों ने, अमीरों से मेरा मतलब है कॉर्पोरेट ग्रीड ने, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अमीरों की जगह पर कॉर्पोरेट ग्रीड ने, ग्रीड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इस ग्रीड ने दो गरीबों को लड़ाकर और तमाशा देख रहा है, और उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो। हमें इस डायनामिक्स को समझना चाहिए, और जिस दिन इन दोनों को समझ में आ गए, उस दिन समझिए भारत की जो तस्वीर होगी आने वाले भारत का, वो बहुत ही बेहतरीन होगी। और उसमें एक दूसरा एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि पुलिस बर्बरता पूर्ण करती है। मैंने 40,000 दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग दी है साहब। एसएचओ तक 6 दिन तक वो घर दिल्ली में रहते हुए नहीं जा पाता, और फिर आप वैसे पुलिस से कहेंगे कि वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार ना करे तो क्या करे? हम और आप दिवालियां मनाते हैं डिफेंस कॉलोनियों में और दूसरे जगह पर, और वही पुलिस को हम एक मिठाई का टुकड़ा भी देने से अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। लेकिन वही जब आप क्राइम ये शाहजादे करते हैं तो उन पुलिस के सामने तरह तरह की काजू और किशमिश और बादाम दे देते हैं। हमारी ये नैतिकता है, हमारी ये दोहरी मानसिकता है। मैं उस भारत को इस इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान के साथ लिंक करना चाहता हूं। हमें उस भारत के बारे में भी सोचिए। कोई भारत, और ये आर्टिफिशियल जो है ज्योग्राफी एक डालने से नहीं है, ये हमारे मन में, ये दिल्ली में है, जयपुर में है, सभी जगह देखिएगा ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। देखने का नजरिया है। जब फ्राइडमैन देखता है तो कहता है दुनिया गोल है, वर्ल्ड इज फ्लैट है। लेकिन हम जब उसको अपने नजरिए से देखेंगे, अनेकांतिक नजरिए से जब हम देखेंगे, प्लेट और गोल में फर्क है साहब जी, प्लेट और गोल में फर्क है। सब प्लेट में फ्राइडमैन की मैं जो बात कर रहा हूं, नजरिया से देखना। इसलिए हमें गरीब की नजरिया से, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव की नजरिया से भारत को देखना पड़ेगा। और जब हम देखेंगे, और जब तक शिक्षा नीति को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कितनी भी सोशल रिफॉर्म की बात कर लें, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर लें, वो रिफॉर्म हमारी सतही पर नहीं आएगा। और 1930 में गांधी ने कहा था कि अभी प्राइमरी शिक्षा देने में, 30 में जब भारत की जनसंख्या उस समय 35 करोड़ थी, कि 100 वर्ष लगेंगे। अभी यूनिवर्सल शिक्षा देने में भारत को कितना समय लगेगा, हम और आप जो है समझ सकते हैं। पुनः मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। आलोकित सिंह, अंतिम दौर में क्या कहना चाहते हैं भारत वर्सेस इंडिया? क्या सबसे पहली बात, भारत पर गर्व करना बंद करें। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान पर गर्व करना बंद करें। गर्व बड़ा खराब शब्द है, अहंकार, घमंड। गर्व करते ही हम बहुत सारी बातों पर मट्टी डालने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया मेरी कुछ बातों का, तो हम जानते हैं, हम अपने घर की महिलाओं की स्थिति जानते हैं, हम अपने समाज की स्थिति जानते हैं। हमें पता होता है कि महिला का एक काम है, घर में हमारी माता जी भी आज तक उनको वही सारे काम करने हैं। वो पढ़ाने जाती हैं, फिर भी खाने बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, बच्चों को आगे देखने की जिम्मेदारी उनकी है। कभी मार पड़ जाए तो कुछ दिक्कत हो जाए तो ये भी उन पर ही आता है कि तुम्हारे ही बेटे ने बिगाड़ दिया। समाज की बात करें तो आप कितना भी, आप अपने, चूंकि आप गर्व कर रहे हो अपने संस्कृति पे, अपने भारत पे, अपने हिंदुस्तान पे, अपने इंडिया पे,
तो गर्व करोगे तो फिर मट्टी बलिदा करोगे, आप मट्टी डालोगे, जो भी गलत होगा उसको कहोगे कि गलत है, ये नहीं ऐसा नहीं था, नहीं सीता के साथ गलत नहीं हुआ था, नहीं महिलाओं के साथ तो बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ की महिलाओं की स्थिति देखिए ना कितनी बढ़िया है, और हमारे यहाँ गार्गी हुई थी और हमारे यहाँ ये हुआ था वो हुआ था। सबसे पहले ये बंद किया जाए, सबसे पहले अपने देश पे गर्व करना बंद करें और इसके बाद ये सोचना शुरू करें कि आखिरकार देश की स्थिति ऐसी कैसे हो गई है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे अभी बताया गया था कि शायद अगले कुछ समय बाद हम सबसे बड़े देश होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ होंगे। तो हम यूथ हैं और हम बदल सकते हैं, पर दिक्कत क्या है कि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। हम उसी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बदलेंगे नहीं। तो मैं तो सिर्फ इस डिबेट को ऐसे ही एंड करना चाहूँगा कि ना कोई भारत है, ना कोई इंडिया है, ना कोई हिंदुस्तान है, ये सब एक है और इसमें वो सारी बुराइयां हैं जो हमें दिख गई हैं या हम देख पा रहे हैं। अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हम उन सारी बुराइयों को धीरे धीरे करके उन पर गर्व ना करते हुए उन सारी बुराइयों से घृणा करें बाकायदा और उन सारी बुराइयों को दूर करने की लगातार कोशिश करते रहें। तो शायद एक दिन हम अपने इंडिया को, अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को एक जैसा पाएंगे और ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी ये नहीं देखने को मिलेगी। थैंक्स। थैंक यू। भानाव सर। आलोक जी, यदि बुराइयों से घृणा करें तो अच्छाइयों से प्रेम करना भी सीखें। क्योंकि आप सीता कारगिल नस्लें नहीं सुनना चाहते फिर द्रौपदी की चर्चा मत कीजिए, फिर पुराने को सबसे छोड़ दीजिए, फिर जो आज है उसी में जीना सीखे, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। नहीं तो फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा। उसकी भी अपनी एक मनस्थिति है, कहीं से उसको भी प्रेरणा लेनी है। तो मेरे ख्याल गर्व को आप घमंड अहंकार के रूप में नहीं लें। हमारी अपनी संस्कृति है, अपना परिवार है, अपना समाज है, उस पर मेरे ख्याल गर्व करना छोड़ देंगे तो शायद व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इतना भी व्यक्ति को हम मशीन नहीं बना दें, उसकी भावनाओं के साथ इतना नहीं खेलें। अभी अतुल जी कहते हैं कि संवेदनाएं खत्म हो गई, तो उन संवेदनाओं में कहीं जीना, उस सरसता में जीना, कहीं बच्चों को सीखने दें, काम करने दें। तो मैं सोचता हूँ उसी तरह से देखना पड़ेगा। शिक्षा की बहुत बात हुई, शिक्षक के रूप में शिक्षा, अभी बजट में 100 करोड़ दे दिया मुस्लिम विश्वविद्यालय को, 100 करोड़ दे दिया हिंदू विश्वविद्यालय को। बाकी यूनिवर्सिटीज तरस रही है, हमारे लेबोरेटरीज में केमिकल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, एक अखबार निकालना पड़ता है यूनिवर्सिटी की तरफ, मुंह मतलब याचक की तरह से देखना पड़ता है। तो बहुत बड़ा गैप है। अभी आपने कहा कि हाईवे से 3 किलोमीटर नीचे जाइए, इतना जाना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए। किन हालातों में हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, शिक्षकों की क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है बहुत लंबी लड़ाई है। इस चर्चा के बहाने कहीं हमने समाज की, देश की वास्तविकताओं को देखा, लेकिन चुनौती यह है, ये आसुरी शक्तियां पीछे तो नहीं जाएंगी। जो तकनीकी क्रांति हुई है, सूचना क्रांति हुई है, मेरे ख्याल पीछे का कदमदार नहीं कर सकते। हम बैलगाड़ियों में शायद नहीं आ पाएंगे, खादी धारण शायद नहीं कर पाएंगे। खादी तो मेरे ख्याल टेक्सटाइल भी बहुत महंगी हो गई है, उसे तो मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है कई बार, तो उसमें आ गया है। तो हम पीछे की ओर नहीं लौट सकते। चुनौती यह है कि इसी सारी स्थितियों में से हम ऐसी कौन सी व्यू रचना बना सकते हैं कि भारत, जिसमें आपने कहा कि हम उसको वही समृद्ध और उस तरह का प्रतीक बना करके आप बात करना चाहते हैं इंडिया के रूप में, उसको बनाने के लिए व्यू रचना मुझे लगता है आज के इसी परिवेश में से कहीं ढूंढना पड़ेगा। पीछे की ओर नहीं जा सकते, रास्ता आगे तलाशना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जिस तरह से पड़ रहे हैं, वहीं से कुछ समाधान के सूत्र खोजने पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से फिर वही ब्रह्मा पे ढूंढना पड़ेगा, विष्णु और ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ेगा। तेजेंद्र पाल सिंह, अंतिम दौर में क्या करना चाहिए? अभी बीच में जब हम चर्चा चल रही थी तो 2-3 प्रश्न उठे। एक प्रश्न तो ये उठा कि कब तक हम पुरातन काल की बात करते रहेंगे, बिल्कुल सही, कब तक हम उस रामायण की बात करके गर्व करते रहेंगे। और दूसरा प्रश्न सर की तरफ से उठा कि क्यों, अगर हमारे पास पहले उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी तो क्यों वो अमेरिका ने बना लिया, क्यों वो जापान ने बना लिया। ये नहीं, उनका ये कहना था कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी पे अब दावा कर रहे हैं तो हम पहले क्यों नहीं बता देते कि ये टेक्नोलॉजी हमारी तरफ से जा रही है। क्योंकि हम उसकी बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उस पर गर्व करना बंद कर देते हैं। अभी अगर मैंने कहा तो आपने कहा कब तक हम बात करते रहेंगे। अगर हम बात ही करना बंद कर देंगे तो कैसे आगे की, अगर आज बंद कर देंगे तो आगे वाली जनरेशन को भी नहीं पता लगेगा। हो सकता है पीछे भी ऐसा चला हो। तो हमें बात करनी पड़ेगी अपनी संस्कृति की, अपने गौरव की, और उसी गौरव को लेके हमें कहना पड़ेगा कि ये हमारी संस्कृति थी और हमें इससे आगे बढ़ना है। और एक बात हिमांशु जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि नक्सलवाद की वह लड़ाई चलती है,
लेकिन जो वहां पे 76 जवान दांतेवाड़ा में मरते हैं तो वो किसी नेता के पुत्र नहीं होते हैं, वो भी 5,000 रुपए सैलरी वाले वो कांस्टेबल्स होते हैं, और वो भी अगर मरते हैं तो वो लोग होते हैं वो किसी किसान के बेटे होते हैं। तो क्या ये लड़ाई, बहुत सही बात है, ये लड़ाई एक भटकी हुई लड़ाई तो नहीं है, और उस लड़ाई का फायदा कौन उठाता है, इसका मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वो लड़ाई लड़के पिछले 50 सालों में 60 सालों में उनको कुछ मिला या नहीं मिला? ये डिबेट फिर चालू है। वो तो मिश्रा जी ने जवाब दे दिया, वो जवाब आ गया कि ये बहुत चालाक योजना बनती है जिसमें गरीब को गरीब के खिलाफ लड़ा दिया जाता है और अमीर लोग अपना फायदा उठाते हैं। हमको इस षड्यंत्र को समझना है, ये तो मैनिपुलेशन है। चले मैं यहाँ पर इन सारी चीजों एक मिनट के लिए ये जो इसके लिए जिम्मेदार है वो कौन, क्या वो सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारे देश के जवान हैं, या उसके लिए जिम्मेदार नेता है? नहीं ना नेता है, क्योंकि नेता भी समाज में से निकला है। नहीं, उनमें से कुछ भी लोग, कुछ भी अगर नेतृत्व, कौन जिम्मेदार है? फिर वो लड़ाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? नहीं, ये बहुत लंबी बहस है। हाँ, ये पूरा जो हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर है, इसको देश के लोग बदलेंगे, और जब ये अहिंसक समाज बनेगा जिसमें सारी अर्थव्यवस्था अहिंसक होगी, जिसमें आप ताकत के बल पर दूसरे के संसाधन नहीं छीनेंगे, तब ये हिंसा रुकेगी। चले बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई, बहुत सारे सवाल अभी भी बहुत सारे लोगों के जहन में है। एक लाइन में पूरे युवाओं से आह्वान करूंगा कि अपने सृजनात्मक शक्ति का विकास करो। परिस्थितियां कल भी खराब रहेंगी, आज भी रहेंगी, आने वाले कल में भी रहेंगे। अगर हम सृजनात्मक बनेंगे तो मुझे या आपको विकास या विकसित होने में कोई रोक नहीं सकती है, और हमें सीखना चाहिए गांधी, अंबेडकर, इन सभी महापुरुषों। चले निर्मल मोर को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ एक बार। थैंक्स और मेमेंटो देने के लिए निर्मल मोर जल्दी से आ जाएं एक बार, फिर मैं अंतिम कड़ियों में इस पूरे कार्यक्रम के क्रश पे जाऊंगा। किसी ने सही कहा, एक बार एक शिक्षक ने एक बच्चे को कुछ फटे हुए कागज दिए, बोले इंसान की इसमें फोटो है, इसे जोड़कर और बना दो, इंसान बना दो। वो बच्चा बड़ा नादान था, कुछ देर बाद वो आया और उसने उस इंसान की फोटो को जोड़कर उनके सामने रख दिया। तो टीचर ने कहा कि ये मैं पिछले 5 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं बना पाया। उसने कहा आपने पलट कर नहीं देखा, इसके पीछे हिंदुस्तान का नक्शा था, मैंने उसे जोड़ा, इंसान अपने आप बन गया। तो हम उस परिधि में अगर जुड़ लें, क्योंकि अगर हम केवल राज्य आपस में पानी की लड़ाइयों में लड़ रहे हों, हम एक दूसरे को पानी देने में लड़ रहे हों, जिस राज्य से दूसरे राज्य के पलायन पे लड़ रहे हों, एक बिहारी अगर राजस्थान में आता है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, अगर किसी न किसी बंगाली के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, राजस्थानी अगर चेन्नई में जाकर एक अलग से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लेता है, तो ये सारी बातें, आसाम में अगर किसी मारवाड़ी को गोली से इसलिए भून दिया जाता है क्योंकि वो मारवाड़ी है, क्योंकि बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी है कि हम जाति पाति से बड़ा धर्म है, और धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, और कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर ये प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है, धरती स्वर्ग समान है। और हम उस परिधि में जीना चाहते हैं, उस अंदाज में जीना चाहते हैं। युवा यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं, क्या छोड़कर जा रहे हैं, वो उनके ऊपर है, परंतु मैं जरूर एक चीज लेकर जा रहा हूँ कि मुझे अपने बारे में सोचने के साथ साथ मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरे अपार्टमेंट में कितने लोग रह रहे हैं और कितने लोग किस तरीके से रह रहे हैं। अगर मुझे जिस दिन ये पता हो जाएगा, उस दिन मैं भारत में जीना शुरू कर दूंगा। मेरे एक भाई कह रहे थे कि मैं शहर में रहता हूँ और भारत में रहता हूँ, परंतु उन्हें अपनी कॉलोनी के 5 मकान के वो लोग याद नहीं होंगे जो कौन कौन रह रहे हैं। अगर हम उस तरीके से रहना जीना सीख जाएंगे तो हम वाकई में भारत में जीना सीख जाएंगे। थैंक यू। और निर्मल से अनुरोध है कि आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे सभी अतिथियों को, और अंत में थैंक्स भाषण भी दें। दोस्तों, मैं अतुल एहसास अब आप लोगों से प्लीज आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि मुझे न्यूज रूम में पहुंचना है और मुझे जल्दी है। मैं आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं सर कि मुझे निकलना है, सॉरी। और निर्मल प्लीज। थैंक यू अतुल भैया। दोस्तों, मतलब काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी आज बहुत इच्छा कर रही है कि मतलब कुछ बोलूँ, क्योंकि ये जो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आज पहली बार हमारे साथ में ऐसा हुआ है, या वाकई में हम ऐसे ही हैं, ये
बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ मुंह से गलत निकल जाए तो थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यंगिस्तान रीयूनाइट क्या है। ये बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हम सिर्फ टॉक शोज करते हैं, बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये हमारी एक्टिविटी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हकीकत में फेसबुक पे जो हम करते हैं या जो ट्विटर पे हम करते हैं वो डालते ही नहीं है। हम बात करना चाहते हैं लोगों से, हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं, बातचीत के हम प्रयास भी कर रहे हैं। आज भी उसी का एक हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे हम लोग काफी हद तक सक्सेस है, लेकिन एक खाली कुर्सियां भी काफी कुछ कह जाती है। कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। मैं मानता हूं कि इसमें जैसे जो है सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि काफी यदि कुछ कमी रही हो तो हमारी तरफ से। बाकी दूसरी बात, यंगिस्तान रीयूनाइट हकीकत में क्या है? यंगिस्तान रीयूनाइट ने एक हिंदूवादी संगठन है, न ये इस्लाम को मानता है, न ये किसी धर्म को मानता है, न ये किसी देश को मानता है, न भारत को मानता है, न हिंदुस्तान को मानता है। यंगिस्तान रीयूनाइट गर्व करता है अपने आप को एक इंसान होने पे। गर्व है मुझे कि मैं एक इंसान हूं। मैं नहीं मानता कि वह कौन से मुल्क का, कौन सा, कहां का क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अमेरिकन हो चाहे पाकिस्तानी हो। वह यदि किसी दर्द को झेल रहा है तो मेरे एक इंसान होते के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। हो सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो, लेकिन एक जिम्मेदारी मेरी भी इंसान होने के नाते ये बनती है कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन आज का युवा जिस तरह से अपनी संवेदनाओं को खोता जा रहा है, सड़क पे कोई बीमार पड़ा है या लावारिस पड़ा है, हम ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ आगे निकल जाते हैं। सबका ध्यान है कि मुझे आगे बढ़ना है, पैसे बनाने हैं। हर आदमी बात करना चाहता है कि मुझे पैसे बनाने, आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बैठ के आगे बात बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जब वहां पे निकलेंगे तो उसके ऊपर से पांव रख के निकल जाएंगे, उसको क्रॉस करके निकल जाएंगे। सड़क पे लाखों लोग रोजाना सोते हैं, किसको क्या कह रहे हैं उनकी किसी को चिंता नहीं है। बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया उसी जयपुर के अंदर है, बच्चों की बात करते हैं और पास में बुलाते हैं छोटू चाय लेके आ। हम कौन सी संवेदना में जी रहे हैं, कौन से युग में जी रहे हैं। वाकई में हमें पुरानी की बात करनी चाहिए, लेकिन बाद में हम कैसा भविष्य निर्माण करना चाह रहे हैं, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, इंडिया बनाना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ निर्भर करता है हमारे पे। ये है एक बहुत छोटा सा मोटो हम लोग लेके निकले हैं। बहुत छोटे स्तर पे हम लोग काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, न अपनी कोई रिपोर्ट निकालते हैं, न और कुछ करते हैं। लगातार बस काम करते जाते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। बहुत छोटा सा हमारा एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 300-400 युवा जुड़े हुए हैं और एक्टिवली रूप से हम लोग फील्ड में काम करते हैं। कच्ची बस्ती में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जयपुर के अंदर, बाहर काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथिंग का काम करते हैं, इस तरह के टॉक शोज करते हैं, बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन वगैरह थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, रेन बसेरों के अंदर जाके काम करते हैं। फिर भी एक कोशिश है, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग हमारे साथ में आके जुड़ रहे हैं और काफी हद तक हम लोग आगे निकले हैं। एक व्यक्ति की सोच भी चाहे हमारे से देख के बदली हो, या एक बच्चा भी छूट के यदि आज स्कूल में जाके पढ़ लिख गया हो, तो हम लोग सक्सेस हो। और उस सक्सेस को हम लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार पा लिया है। यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी गर्व की बात है। धन्यवाद। आपकी बात में थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि कितने लोग सोचते